अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि इमरान खान साहब पर सिर्फ 2 केस ऐसे हैं जिनमें वो जेल में मुक़य्यद हैं। उन 2 केसों की वजह से, एक उनमें इद्दत में निकाह का केस है और दूसरा साइफ़र का केस है। इन दोनों में 29 और 30 तारीख ग़ालिबन इसमें दी गई है, 28 और 29 तारीख दी गई है फैसले के लिए। तो इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद रखा जाए। अब इसीलिए हुकूमत ने और हुकूमत के खैर खाओं ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में भी सज़ा दिलवाई जाए, और उसके लिए अपनी सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने इस सिलसिले में मलिक रियाज जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है, और ये स्टिल जारी है ये काम। और दूसरे नंबर पर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं, और तीसरे नंबर पर जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं। इन तीनों अफराद पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अप्रूवर बन जाएं, वादा माफ़ गवाह बन जाएं, और वो गवाही दे दें, इमरान खान को फंसा दें, और फिर उन्हें हम छोड़ देंगे। यानी उन पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, वो सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देकर अपने घरों को जा सकते हैं। इस सिलसिले में मलिक रियाज ने एक ट्वीट किया है, वो मैं सबसे पहले आपके सामने एज इट इज़ रखना चाहूँगा जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है। वो कहते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। याद रहे कि मलिक रियाज का तमाम सियासी जमातों से अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कहते हैं कि अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। इमरान खान को भी तकरीबन 10 महीने जेल में हो चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1 साल से, यानी जब से उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें शुरू की गईं तो तब से इन पर दबाव था। वो कहते हैं लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करे। प्यादा कहा जाता है मोहरे को, प्यादा कहा जाता है चपरासी को, प्यादा कहा जाता है हरकारे को। तो वो कहते हैं कि मैं किसी का प्यादा नहीं बनूंगा। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया है। ये तो है जी, पाकिस्तान में जो शख्स इस तरह के काम करेगा, जो मुहिब्बे वतन होगा, उसे सख्तियां तो झेलनी पड़ेंगी। वो कहते हैं कि 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माय डेड बॉडी, यानी मेरी जान पर आपको जान से गुजरना पड़ेगा। यानी मुझे आप मार तो सकते हैं मगर मैं ऐसी कोई बात नहीं मान सकता। वो कहते हैं अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करे और मुझे सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। ये था जी मलिक रियाज साहब का ट्वीट। अब इसमें उन पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें पैसे जो आए हैं बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के थ्रू, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास आए थे और इमरान खान ने उस वक्त उसे
सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखवा दिया था, जो कि ताहाल मौजूद हैं। बल्कि इमरान खान साहब ने बताया कि उस पे तकरीबन 13 अरब रुपए मुनाफा भी मिल चुका है हुकूमत पाकिस्तान को। तो हुकूमत पाकिस्तान जब चाहे वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से विदड्रॉ करवा सकती है, निकलवा सकती है। अब आप बताइए कि इसमें करप्शन कहाँ से हुई। इमरान खान इस केस में ट्रस्टी हैं। इस ट्रस्ट के जो अलकादिर ट्रस्ट है उसमें वो ट्रस्टी हैं। और आपको बताता चलूं कि इस केस को 190 मिलियन पाउंड भी कहा जाता है। इसी केस को अलकादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है। अब ट्रस्ट का मतलब समझ लीजिए कि ट्रस्टी जो होता है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता, ना तो वो जायदाद उसके नाम मुंतकिल होती है, ना ही वो उस जायदाद को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ना वो उस जायदाद को अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द या अफराद के लिए फ़ायदा हासिल कर सकता है। अब इमरान खान की जेब में ना तो 1 रुपया आया, ना उन्होंने उसमें कोई अपने ख़ानदान के अफराद को नौकरियां दी। ये तसव्वुफ़ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। अब इस केस को ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इसमें वादा माफ गवाह बने और इमरान खान को इसमें बंद कर दिया जाए। अब इनको अक्ल है नहीं, इनके पास इनमें शऊर है नहीं। इन्हें अकल के नाखून लेने चाहिए कि इस केस में आप इमरान खान को कैसे फंसाएंगे। उन्होंने तो कोई करप्शन की ही नहीं है और उन्हें ज़ाती मफाद कोई लिया ही नहीं है। हालांकि ये केस उड़ चुका है, जो क्रॉस हुई है, जो जिरा हुई है गवाहों पर, किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि इससे इमरान खान को कोई फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह से शौकत खानम भी ट्रस्ट है जिसका फ़ायदा इमरान खान को नहीं हो रहा। इसी तरह से नमल यूनिवर्सिटी भी एक ट्रस्ट के ज़रिए है जिसमें इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ बहरहाल मलिक रियाज डट गए हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी सूरत गलत काम नहीं करूँगा, किसी सूरत झूठी गवाही नहीं दूंगा। तो इसलिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनके कारोबार को उनके बकौल तबाह किया जा रहा है और वो इसीलिए मुल्क से बाहर हैं। दूसरी शख्सियत बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि उनका कहना है कि मेरे ख़ानदान पर बहुत ज़्यादा दबाव है और आपके इल्म में होगा कि उनके भाई को भी उठा लिया गया था और वो काफ़ी अरसा, कुछ हफ्ते वो गायब रहे और फिर वो आ गए। उसके ज़रिए भी उन पे दबाव डाला गया मगर वो भी साबित कदम रहे। और इसी तरह से जुल्फ़ी बुखारी ने भी ट्वीट किया है और जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि मैं डट के इमरान खान के साथ खड़ा हूं। और उनका कहना था कि मेरा ख़ानदान पाकिस्तान में नहीं है, लिहाजा मेरे ख़ानदान पे कोई दबाव भी नहीं है, और अगर दबाव हुआ भी तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूँगा। अब यहाँ से तो हुकूमत को सुबकी का सामना है, यहाँ से तो हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ, इसलिए अब वो और ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करेगी। दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई मुसलसल कर रहा है और एक टीवी प्रोग्राम में मोदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी देख ली है। मैं वहाँ गया था लाहौर में बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, और जहाँ पर मुझसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अल्लाह तौबा तौबा, ये बग़ैर सिक्योरिटी के कैसे आ गए, तो उनका क्या कहना था ये ज़रा सुनिए। दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहले मोदी जी हम लोग परेशान रहते थे पाकिस्तान से,
यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सजन टाइप हुआ, एस टाइप हुआ, वो पिछले टर्म की बात थी। इस टर्म में पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। अब इसमें बात यह है कि वो कहा जाता है कि जहाँ दरख्त ना हो वहाँ झाड़ियाँ भी दरख्त बन जाती हैं। अब जहाँ इस मोदी को जवाब देने वाला पाकिस्तान में वो लीडर नहीं है, वो शेर दिल लीडर नहीं है, वो बहादुर लीडर नहीं है, वो मुहब्बे वतन लीडर नहीं है, इसलिए वो बातें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। मगर अफसोस कि हमारे जो हुकूमत में बैठे हुए लीडरान हैं उन्हें इतनी तौफीक नहीं है, उन्हें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें, और इसीलिए मोदी तकरीबन हर दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता है। और दूसरी तरफ जो जिसने दावत दी थी नवाज शरीफ ने, जो उस वक्त वजीर आजम था और जनरल बाजवा आर्मी चीफ था, तो इन दोनों ने उस वक्त कुछ नहीं किया। आर्मी चीफ ने भी उस पर दबाव नहीं डाला कि आप ये ऐसा नहीं करें। मोदी जब लाहौर आया था, जाती उमरा गया था, वहाँ पर नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी, जहाँ इस पूरे ख़ानदान ने उसका इस्तकबाल किया और साड़ियों का और दूसरे तोहफे तोहफ़ का तबादला हुआ। यहाँ जब मोदी पहुँचा तो वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन बयानात देकर पाकिस्तान आया, और हमारे उस वक्त के हुक्मरानों को ज़रा शर्म हया नहीं आई कि उसे ना आने दें। तो इनको ये आए, इनको रिसीव किया गया, इन्हें लेकर गए, और बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने ये डींगे मारी। ये उन्होंने फ़खरिया अंदाज में कहा कि जी देखें, ये जिनके फ़ोन नहीं सुनते थे, हमसे तो मिलने ये लाहौर आ जाते हैं। और सुनिए कि मोदी ने इनका नाक किस तरह से काटा है, और ये सुनिए कि ये साहब नवाज शरीफ साहब इस बात को भी अपना क्रेडिट समझ रहे हैं कि ये उन्होंने बड़ा तीर मारा कि उसे मोदी को पाकिस्तान में बग़ैर सिक्योरिटी, बग़ैर वीज़ा, बग़ैर किसी और उन तमाम चीज़ों के जो हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। अगर हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म यही नवाज शरीफ क्या वहाँ इस तरह जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर इनको शर्म हया कौन दिलाए? इन्हें सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क है तो हम हैं, और मोदी को इतना सर पर ना चढ़ाएं कि वो आगे से आगे बढ़ता जाए। ये ज़रा सुनिए कि नवाज शरीफ ने क्या कहा इस बारे में। मोदी साहब खुद पाकिस्तान चल कर आए हमारे पास, जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। आप बताएं, इज्जत किसको कहते हैं? कौमी वकार किसको कहते हैं? जी, तो आपने सुन लिया, नवाज शरीफ साहब इस पे भी फ़खरिया अंदाज में बात कर रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि राना सनाउल्लाह ने फरमाया कि रऊफ़ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सराओं ने मेकअप ज़्यादा किया हुआ था, उनकी शनाख्त नहीं हो सकती। अब क्या उन ख्वाजा सराओं के पास जाया जाए, उनके आगे हाथ जोड़े जाएं, उन्हें कहा जाए कि खुदा के लिए आप आइंदा जब किसी को भी कत्ल करने की नीयत से निकलें तो आप मेकअप करके ना निकलें, क्योंकि आपको पकड़ा नहीं जा सकता। अब इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत की नीयत क्या है, जो पहले ही ये कह दें। बाकी तो ये लोगों को ज़मीन की तहों से भी उठा कर ले आते हैं, जो बेगुनाह लोग हैं जिनको 9 मई में इन्होंने पकड़ा है। लेकिन अब जो दिन दिहाड़े उन्होंने हमला किया, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, लेकिन ये साफ कह रहे हैं इन्होंने हथियार डाल दिए, और ये कह रहे हैं कि जी वो नहीं पकड़े जा सकते, उनकी शनाख्त नहीं हो सकती। आगे आपके सामने रखते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि जितनी भी रोटियां होंगी बांट कर खाएंगे। ये कठिन सफ़र है, कांटों के बगैर फूल कभी पैदा नहीं होता। तो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब सिर्फ रोटियां ही क्यों बांटें? क्या आपने अवाम का दुख दर्द नहीं बांटना? जो अवाम मुसीबतों में है क्या वो नहीं बांटना? जिस कर्ब में अवाम मुब्तला है वो आपने नहीं बांटना? उस कर्ब में आप भी मुब्तला हो जाएं। जो तकलीफ अवाम को हासिल है वही आपको भी होनी चाहिए। जिस सरकारी हॉस्पिटल से अवाम इलाज करवाती है आपको वहीं से इलाज करवाना चाहिए। आप इस चीज़ को भी बांटें।
اور جس طرح لوڈ شیڈنگ کا شکار عوام ہے وہ آپ بھی اس چیز سے گزریں. جتنی مہنگائی اور جتنے بل عوام کے آ رہے ہیں آپ بھی وہی پے کریں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ صرف روٹی کا ہی درس دے رہے ہیں؟ جو عوام کی آپ نے حالت کر دی ہے اس مہنگائی میں، اس فسطائیت میں، اس کرپشن میں، آپ پھر صرف عوام کو ہی یہ سبق دے رہے ہیں کہ روٹیاں بانٹ لیں، باقی چیزیں آپ نہیں بانٹیں گے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کے ساتھ رہیں. عوام نے اگر پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے تو آپ بھی وہی پتھر باندھیں اور اس کا ثبوت دیں. ڈرامے بازی نہ کریں جیسے آپ مینار پاکستان پہ جا کر پکھیاں جھلتے تھے کہ جی یہ جو ہے نا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ ہے. یہ پھر اس کے بعد آپ پھر کہاں جاتے تھے؟ اے سی میں نہیں جاتے تھے آپ. تو آپ عوام کو پاگل بنانا چھوڑ دیجئے. 40 سال سے آپ ہی رہے ہیں اس ملک پر حکمران. آپ نے ہی اس ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے. آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں وہ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے کیے تھے. 1993 سے لے کر آج تک یہ عوام اسی کو بھگت رہی ہے. ایک پنکھا اور 10,000 کمانے والے کا بل 15,000 آ رہا ہے اور آپ پھر یہ بھاشن دے رہے ہیں عوام کو. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.